नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन दो इशू पे बात करूँगा, ज़्यादातर मेहमानों से बात करता हूँ, डेफिनेटली उनकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि इमरान खान साहब 9 महीने के बाद आखिर पार्लियामेंट का रुख किया है, और एक बहुत अच्छी बात ये सुनने में आई है कि वो पार्लियामेंट में आपके अपोजिशंस के या रुकने पार्लियामेंट के सवालात के जवाबात देंगे। दूसरी तरफ आज एक बहुत अहम बात हुई, और वो बात बहुत सी चीज़ों को की निशानदेही भी कर रही है कि जब पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है तो इमरान खान साहब को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है जब उनके रुकने पार्लियामेंट ये कहते हैं कि और एतराज़ करते हैं, शदीद एतराज़ करते हैं कि आपकी कैबिनेट जो है वो ज़्यादातर गैर मुंतखब लोगों की है। इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो दूसरा हमारा इशू है वो इम्पॉर्टेंट इशू है कि आप देखें कि आईएमएफ आ चुका है तकरीबन पाकिस्तान में। कुछ लोगों ने कहा कि अब पाकिस्तान में दफ्तर खोल चुके हैं, कुछ लोगों ने कहा है कि आईएमएफ कंप्लीट टेक ओवर कर चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गैस और बिजली के आपने देख लिए कि जिस तरह से नर्ख बढ़ाया गया है इतना ज़्यादा, इसी तरीके से हालांकि इस वक्त आवाम जो है वो महंगाई से हाईएस्ट महंगाई इस वक्त चल रही है और उससे उसकी कमर तकरीबन टूट चुकी है ऐसे मौके पे, और ये भी सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में मज़ीद टैक्सेस लगाए जाएंगे इन इश्यूज़ के ऊपर। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बात कि आईएमएफ के हवाले से जो एग्रीमेंट होने जा रहा है या हो चुका है या जो कुछ भी है उसको बिलावल भुट्टो साहब ने, बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब ने कहा है कि उसको पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया जाए, पहले उसकी अप्रूवल पार्लियामेंट से ली जाए। एक ऐसे मौके पे जब गवर्नर स्टेट बैंक आईएमएफ का नुमाइंदा हो और मुल्क की मईशत का दूसरा हिस्सा यानी वज़ीर ख़जाना जो है वो एक ऐसा आदमी हो जो 40 साल से पाकिस्तान में नहीं हो और जो पाकिस्तान का टैक्स पेयर ना हो, तो इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो साहब ने जो अप्रूवल की बात की है वो कितनी हद तक सही है, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करा देते हैं। मेरे जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया है। मेरे साथ जनाब शेख वकास अकरम साहब, साबिक वज़ीर मुमलिकत, सीनियर सियासतदान हैं, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ नज़र मोहम्मद गोंदल साहब, साबिक वफाकी वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होंगे, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर मियाँ अतीक शेख, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक सीनियर सियासतदान है, पॉलिटिशियन है, मेंबर हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले आ जाता हूँ मोहम्मद अली दुरानी साहब की तरफ। दुरानी साहब, ये जो आईएमएफ का जो इस वक्त आपने देखा कि आईएमएफ ने अभी आते ही बिजली गिरा दी है, जो महंगाई का हाल है वो आपके सामने है। गैस और बिजली के ऊपर इस वक्त जो है वो एक बम गिर चुका है, आवाम के ऊपर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया गया है और सुनने में आ रहा है कि बहुत हैवी टैक्सेस लगाए जाएंगे। अब इस मौके के ऊपर ये जो कहा यह जाता था सर, पहले ये होता था कि आईएमएफ से जो हुकूमत मुज़ाकरात करती थी और अगर एग्रीमेंट भी हो जाता था तो आईएमएफ की बहुत सी बात वो मानती थी और बहुत सी बात नहीं मानती थी, क्योंकि वो इलेक्टेड मेंबरान होते थे, आवाम के नुमाइंदे होते थे, तो वो नहीं मानते थे। लेकिन सर अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही है कि आईएमएफ जो अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी अब तो पूरी की पूरी इंप्लीमेंट हो जाएगी, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मेरा थोड़ा सा इस सारे मामले के ऊपर जो ऑब्ज़र्वेशन है वो शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ हो। मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ भी आज है और जो भी हमारे इश्यूज़ हैं वो आईएमएफ के दिए हुए तो नहीं है, वो तो हमारे अपने मुंतखब नुमाइंदों के ही दिए हुए हैं और माजी की हुकूमतों का भी एक किरदार है और जो आज लोग हुकूमत में हैं वो भी उस किरदार का हिस्सा रहे हुए हैं। शेख साहब जो अभी आए हैं ये कोई बिल्कुल नया चेहरा नहीं है, ये मुशर्रफ साहब के ज़माने, हमारे ज़माने में भी वज़ीर थे, फिर पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी वज़ीर रहे, अला हाज़िल क़यास आईएमएफ से भी बेशुमार लोग जो है वो आते रहे हैं और वो बैंक स्टेट बैंक के भी प्रेसिडेंट, चेयरमैन, प्रेसिडेंट लगते रहे हैं, बाकी जगह पे भी लगते रहे हैं। तो ये जितनी भी बातें इस वक्त की जा रही हैं ये सारी हकीकत भी हैं और ये फसाना भी हैं। फसाना इसलिए है कि ये एक चलता हुआ फसाना है जो हमेशा से हम सुनते हैं और हमेशा से इसी तरह हो रहा है। लेकिन जो मेरा इस वक्त कंसर्न है, मैं चूँकि पब्लिक के एंगल से मैं बात करता हूँ हमेशा, तो मेरा तो एंगल ये है कि इस वक्त हम
हकीकत के बजाय हम सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए यूज़ करें। बात इस वक्त ये है कि बिजली का जो सर्कुलर डेफिसिट है वो बिजली की चोरी की वजह से है। हमारे पास बिजली की चोरी को रोकने का कोई इंतज़ाम नहीं। इस वक्त अगर बजट का डेफिसिट है तो वो रेवेन्यूज़ जो हैं कलेक्ट और जनरेट ना होने की वजह से है, और हमारे पास कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि हम हकीकी रेवेन्यू जनरेशन की तरफ जा सकें। हमारे पास एक हाथ में पेट्रोल की छड़ी है, दूसरे हाथ में गैस की छड़ी है, तीसरे हाथ में बिजली की छड़ी है, और वो छड़ी इसलिए इफ़ेक्टिव है कि उसके नीचे गरीब आदमी बैठा हुआ है, जितनी छड़ियाँ उसको मारते हैं उसमें से हमने जो कुछ निकालना होता है वो निकाल लेते हैं। इसी तरह जो टैक्स का निज़ाम है, टैक्स के निज़ाम का अगर एक्चुअल नेट देखें, जिसमें टैक्स पेयर्स को देखें, तो पाकिस्तान के 12 से 13 करोड़ आवाम जो हैं वो, मैं इनडायरेक्ट टैक्स की नहीं बात कर रहा, मैं बिजली के बिल में होने वाले डायरेक्ट, मोबाइल में पे किए जाने वाले डायरेक्ट, टेलीफोन में पे किए जाने वाले डायरेक्ट, गाड़ियों की टोकन में पे डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, जो एडवांस इनकम टैक्स लोग देते हैं, वो सब देने वाले 14 करोड़ पाकिस्तान के शहरी हैं, लेकिन वो टैक्स पेयर नहीं कंसिडर होते चूँकि वो टैक्स रिटर्न नहीं दे पाते। और टैक्स रिटर्न देने का मतलब ये है कि 15,000 रुपये आप किसी वकील को दें, 20,000 दें, तो वो आपकी रिटर्न जमा करा दे तो आप टैक्स पेयर बन जाते हैं। लेकिन जो हकीकत में टैक्स खाते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ देने वाला जो वकला का निज़ाम है, उनके जो सरपंच हैं वो FBI को आप चलाएंगे, और उनकी मुआवनत से जो मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे सिस्टम की जो निज़ाम पाकिस्तान में मुआवनत करता है, वही निज़ाम जो है वो अब टैक्स के निज़ाम को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना के टैक्स नेट को बढ़ाने के अंदर एक किरदार अदा करेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं तो ये समझता हूँ कि अच्छा, बिजली चोरी जो है, बिजली का सर्कुलर डेट इसलिए है कि बिजली जितनी बनती है और जितनी बिकती है उसका 30-40% जो है वो लाइन लॉस, हम बिजली की चोरी को जो बिजली के महकमे की मुआवनत से होती है, कभी हम उसको लाइन लॉस बना देते हैं, कभी हम उसको सर्कुलर डेट बना देते हैं, कभी कोई उसको और नाम दे देते हैं। हम हुकूमत की नाअहली का नाम उसको नहीं देते कि ये वो चोरी है जो हुकूमत का डिपार्टमेंट या हुकूमत के अहलकार करते हैं, और उस चोरी को अवाम की चोरी बनाकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अवाम को बदनाम किया जाता है। इसी तरह टैक्स का भी यही कैफियत है। गैस का जो सर्कुलर डेट है वो भी कौन से इंडस्ट्रीज़ वाले चुराते हैं और कौन उससे फ़ायदा उठाते हैं वो भी हमें सब पता है। तो मैं जनाब इसको यही समझता हूँ कि आइंदा दिनों के अंदर हमें है तंग बहुत बंदाए मजदूर के औकात, हमें मजदूर और आम आदमी पिसता हुआ नज़र आ रहा है, और जो पीसने वाले तबकात हैं वो मज़ीद ताकतवर नज़र आ रहे हैं। तब्दीली कब हकीकी तब्दीली में बदलेगी और कब लूटा हुआ माल वापस आएगा, और वो अब हमें भी इंतज़ार है और पूरी कौम को। सर, ये IMF से जो मुआहदा है उसके हवाले से आपने भी सुना कि जो साबिक वज़ीर ख़जाना थे उन्होंने कहा था कि हमारे मुआहदे में प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि उनके शराइत बहुत सख्त हैं, और ख़ास तौर पे CPEC के हवाले से वो बहुत मालूमात लेना चाहते हैं, और CPEC पाकिस्तान के लिए इस वक्त ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। क्या ये बेहतर नहीं है सर कि ये जो भी मुआहदा हो उसको, जो बिलावल साहब कह रहे हैं, कम से कम पार्लियामेंट में इसको डिस्कस किया जाए, ये मुआहदे की अप्रूवल वहाँ से होनी चाहिए, ये मुल्की इंटरेस्ट की बात है, नेशनल इंटरेस्ट की बात है। देखें डॉक्टर साहब, एक तो पहली बात तो ये है कि IMF के हवाले से आपने कहा कि उनके लोग डायरेक्टली यहाँ पे आ गए हैं और अब उनके नुमाइंदे जो हैं वो स्टेट बैंक को रन कर रहे हैं, और बिलावल साहब ने, देखें बात यह है कि IMF में इन इटसेल्फ जाना कोई बुरी बात नहीं है। इस मुल्क में बैठे हुए कई लीडर, कई पार्टियाँ मुख्तलिफ़ औकात में तारीख़ में IMF के पास जाती रही हैं, मगर ऑब्वियसली जब वो IMF के साथ टेबल पे बैठते थे तो नेगोशिएट करते थे इस किस्म की डील जो कि उनके हक़ में बेहतर हो, जिससे देखें ना, जब आपने किसी से भीख मांगने जाना है क्योंकि आप अपना मुल्क नहीं चला सकते हैं, तो आप इतने बड़े चौधरी बनने की तो कोशिश ना करें कि वो आपकी बात भी मानते रहेंगे। ये नवाज़ शरीफ के लिए भी ऐसे ही था, ये आसिफ अली जरदारी साहब के लिए भी ऐसे ही था, और ये मोहतरम इमरान खान साहब के लिए भी ऐसे ही है। आप उनसे उधार लेने जा रहे हैं, आप उनसे पैसे मांगने जा रहे हैं,
उनका हाथ ऊपर है, आपका हाथ नीचे है, तो टीवी पे बैठ के हम चौधरी सारे बनते रहें कि मुल्क ने ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, इससे कुछ नहीं होता। आज आके जब आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ टेबल के ऊपर बैठते हैं तो फिर उनका हाथ ऊपर होता है। अब डिपेंड ये करता है कि द पर्सन हु इज़ नेगोशिएटिंग ऑन योर बिहाफ, ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान, वो कितना काबिल है, कितना समझदार है और किस तरीके से वो उन इदारों को कायल करता है कि वो हमें ऐसी डील दें जिसमें उनका मतलब भी निकल जाए, हमारा मतलब भी निकल जाए और बेभरमी भी ना हो। तो होता तो ये इस तरीके से है। आपने कहा कि अब उनके पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जारी होगी। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान जैसे मुल्क में से कोई इन्फॉर्मेशन लेना किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए कोई मसला है? कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान के किसी भी इदारे से उनके इतने लोग आसपास मौजूद हैं, किसी वक्त कोई भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान उस नहज के ऊपर पहुँच गया था जहाँ पे मेरे जो भाई तब्दीली का नारा लगाते थे, वो उन्होंने नारा लगाया और मैं कोई ज़हनी तौर पे उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मगर ऑब्वियसली मैं जहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, मैं लोगों से भी मिलता हूँ, आवाम से मिलता हूँ, लोग बेचारे बड़े तंग हैं और लोग बड़े परेशान हैं। मैं आज सुबह मुल्क में वापस, मैं लंदन गया हुआ था, मैं आज वापस आया, वहाँ रमज़ान के हवाले से मैं हैरान था कि लंदन के टेस्को और मुख्तलिफ जो स्टोर्स हैं उनके ऊपर उन्होंने रमज़ान पैकेज और डिस्काउंट्स और कंसेशंस और ये सारा कुछ कर दिया। वो एक मुस्लिम मुल्क नहीं है। अमेरिका के अंदर मैंने देखा कि वो उन्होंने रमज़ान के हवाले से मुसलमानों पे मेहरबानी की कि जी एक क्योंकि रमज़ान है स्पेशली इनके लिए आप डिस्काउंट्स और इनको पैकेज। पाकिस्तान में हमें तोहफ़ा ये मिला है कि उन्होंने कहा जी रमज़ान है तो क्योंकि रमज़ान हर मुसलमान की बर्दाश्त का इम्तिहान है, तेरा नु ठोक के रखो। तो इनको जो है ना, इनकी बिजली भी इसका तेल भी बढ़ा दो, इनका गैस भी बढ़ा दो, क्योंकि ये बेचारे बर्दाश्त कर रहे हैं। इनकी कुर्बानी और सब्र का इम्तिहान होता है 30 दिन, तो शायद ये 30 दिन ना बिलबिलाएं। तो वो तो इस हमारे इन भाइयों ने, आई डोंट नो पॉलिटिकल सेंस कहाँ प्रिवेल करता है कहाँ नहीं। इस बात का अंदाज़ा है ये मजबूरी है। कोई भी सियासतदान, कोई भी सियासी पार्टी जितनी मर्जी नालायक हो, वो कभी ये नहीं चाहती कि लोग उसको बुरा कहें, मगर ये मजबूरी में भी लोग रास्ते निकालते हैं, वो रास्ते जो कि आपके अवाम के हक़ में बेहतर हो। और आई एम सॉरी, मेरे ये तब्दीली वाले दोस्त वो रास्ते नहीं निकाल सके। IMF के लोगों का आके यहाँ बैठ जाना कोई इशू नहीं है। हफीज़ शेख, शौकत अजीज़, शौकत तरीन, इसहाक डार, ऑल कोई इलेक्टेबल नहीं था। पार्टियाँ आई जो इस्टेब्लिशमेंट या जो पार्टी उनको लाना चाहती थी, बाद में किसी ने किसी को सेनेटर का इलेक्शन लड़ा दिया, किसी ने सीट खाली करके शौकत तरीन को MNA का इलेक्शन लड़ा दिया। अब वो शौकत अजीज़ को, इस तरह शौकत अजीज़ को जिस तरह हमने इलेक्शन लड़ा दिया था उस तरीके से वो अवामी नुमाइंदे तो नहीं बन गए थे ना। जिस तरह लड़ाया गया आपको भी पता है, हम उस वक्त साथ थे उनके। इकॉनमी अच्छी जा रही थी क्योंकि बाहर से पैसे आ रहे थे वॉर एंड टेरर के नाम पे बहुत ज़्यादा। सो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़े ही तशवीशनाक हालात हैं तब्दीली वाले भाइयों के लिए। लोग परेशान हैं, अवाम परेशान हैं, लोग बहुत तंग हैं। और दूसरी बात, दुरानी साहब ने कहा कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि लूटा हुआ माल कब वापस आएगा। मेरे बड़े भाई हैं और मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं आज 9 महीने बाद किसी लूटे हुए माल के इंतज़ार में नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो माल बच गया है उस माल को इस्तेमाल करके इस कौम के लिए और माल कहाँ से निकालोगे जिससे इस अनाने हुकूमत चलाए जा सके, जिससे इस मुल्क को चलाया जा सके। क्योंकि ये जो माल वापस लूटा हुआ माल लेके आने वाला ड्रामे का जो हैमरिंग है ना, ये पिछले 9 महीने से हो रही है। मुझे नहीं पता वो पैसा मेरा वापस आएगा कि नहीं जो मेरी कौम से लूटा गया, मगर जो बच गया है उसको कहां इस्तेमाल करोगे ताकि लोगों को खिलाया और पिलाया जा सके। ठीक है सर, क्योंकि मुझे नज़र गोंदल साहब से भी बात करनी है सर। मैं नज़र गोंदल साहब की तरफ जाता हूँ। नज़र गोंदल साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी आज IMF ने जो आपने जिस IMF को कहा यह जाता है कंप्लीट टेक ओवर है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा कि अब जो पॉलिसी IMF पहले देती थी तो हुकूमती नुमाइंदे जो होते थे, जो अरकान पार्लियामेंट, जो अवाम के नुमाइंदे होते थे, वो रजिस्ट करते थे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, इसलिए कि उनका इंटरेस्ट अवाम से होता था, उन्होंने अवाम के पास जाना था, पार्लियामेंट में उन्होंने जवाबदेह होना था। लेकिन ये जो अब नेगोशिएशन की टीम आई है वो तो सर टेक्नोक्रेट हैं। तो सर क्या बिलावल भुट्टो का ये रिक्वेस्ट सही नहीं है कि पार्लियामेंट में इसको लाइए, डिस्कस कीजिए,
पार्लियामेंट की अप्रूवल से फिर ये एग्रीमेंट करें, क्या कहते हैं सर? पहली बात तो ये है कि मेरे लिए काफ़ी मुश्किल आपने छोड़ दी कि इतने सीनियर लोगों को, दुरानी साहब जैसे बड़े सीजन पॉलिटिशियन और तजर्बाकार लोगों को, लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगी कि वो बातें जो मैं एज ए पीटीआई रिप्रेजेंटेटिव करता तो शायद इतनी अच्छी ना लगती, जो दुरानी साहब ने कही हैं कि हम जा रहे हैं आईएमएफ के पास। उन्होंने उन हालात का जायज़ा लिया है, उनका अदराक किया है, और बल्कि मैं कहूँगा कि समुद्र को कूजे में बंद किया है कि हम आईएमएफ के पास किन हालात में जा रहे हैं। जब आपका सर्कुलर डेट की ज़रा देखो, दूसरा आपके पास डेट कितना है इन पिछले 10 सालों का, उसके बाद आपके इदारों का जो हाल है, बुरा हाल है, इन सारों को अगर आपने सपोर्ट करना है तो यकीनन फाइनेंस इन्वॉल्व है इसमें। और दूसरी बात, मैं बिल्कुल ये कहने में हक बजानब हूँगा कि ये लोग जो गवर्नर स्टेट बैंक की बात करते हैं, जो मिनिस्टर फाइनेंस की बात करते हैं, ये पाकिस्तानी हैं और अगर ये पढ़े लिखे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम कोई पीटीआई इन पे डिपेंड कर रही है। पहले भी जैसे शेख वकास अकरम ने 4 लोगों का नाम लिया, और उससे आगे भी अगर मैं जाऊं तो हमारे पास मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने के VH जाफरी साहब भी हुआ करते थे, वो भी टेक्नोक्रेट थे। तो ये डायलॉग करने में यकीनन किसी बैंकार की, किसी टेक्नोक्रेट की ज़रूरत होती है जो नेगोशिएशन करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। तो जहाँ तक तल्लक है जिन हालात में आप जा रहे हैं, और उसमें भी क्या आईएमएफ के जो मैंने अभी थोड़ा बहुत पढ़ा मीडिया पे आया है कि वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लाइन लॉसेस पर कंट्रोल करो, आप बिजली चोरी के पर कंट्रोल करो, अपने टैक्स नेट को बढ़ाओ। और ये सारा वो प्लान प्रोग्राम है जो पीटीआई के मंशूर का हिस्सा है, और पीटीआई अपने मंशूर को पहले भी इम्प्लीमेंट करना चाहती है। अगर कुछ मसाइल हैं आईएमएफ में जाने के बाद, अगर वो ठीक हो सकते हैं, आपका टैक्स नेट बेहतर हो सकता है, बिजली चोरी कंट्रोल हो सकती है, और गैस चोरी कंट्रोल हो सकती है, तो एग्रीमेंट भी क्या है? हरज भी क्या है? एग्रीमेंट पे क्या कहेंगे? पार्लियामेंट पे ले आए, एग्रीमेंट पे क्या है? जी सर, ले आए सर। अगर आप साफ और शफाफ है तो पार्लियामेंट पे ले आए सर। ये सर, ये इशू यही है सर। मेरी बात, मैं उधर ही आ रहा हूँ डॉक्टर साहब उधर ही आ रहा हूँ। तो जहां तक तल्लक है इस डिमांड का कि इसको पार्लियामेंट में ले आए, यकीनन पार्लियामेंटेरियंस और हुकूमत और कैबिनेट इस पे गौर कर रही होगी। और अभी तक बहुत पहले कह देना कि ये नहीं ला रहा है, तो मेरा ख्याल में थोड़ा वेट एंड सी कर ले, पॉसिबिलिटी है। नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा हूं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा हूं। बड़े सीजन पॉलिटिशियन रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब पार्लियामेंट में, वेरी गुड, मैं आता हूं जनाब। अपने जी सर, दोस्तों की तरह पार्लियामेंट में नहीं हूं, इसलिए जरा मैं अपनी जाती राय तो दे सकता हूं, नॉट एज ए पार्लियामेंटेरियन। वो हम तीनों आपके मेहमान में जो है, मैं आपकी जाती राय पूछ रहा था, दे सकते हैं, लेकिन मैं आपकी जाती राय पूछ रहा था, कोई हर्ज नहीं है। चलें, मैं सेनेटर मियां अतीक साहब की तरफ एक सवाल छोड़ के जाता हूं, ब्रेक पे जाना है मुझे। और वो सवाल ये है सर कि एक एलएनजी टर्मिनल का मुआहदा सर, आज उस मुआहदा, वो नैब केस में बड़ा सीरियस मुआहदा है सर, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पार्लियामेंट को दिया गया, पार्लियामेंटेरियन मांगते रहे सर। मैं वो शख्स था जो वो कॉन्ट्रैक्ट सर मैंने ऑन एयर किया, ला कर दिया। नैब में इस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, 165 सफात का है। उस कॉन्ट्रैक्ट को छुपाया गया, और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो कुछ है मैं इतनी डिटेल में बता नहीं सकता। मेरा सवाल ये मियां अतीक साहब, उस एलएनजी टर्मिनल का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो आज नैब में, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता, आपके उज़मा आदिल, पीएसओ का चेयरमैन, सब उसका भुगत रहे हैं, और उसमें नेशनल सिक्रेसी भी इन्वॉल्व है जहां तक। तो क्या यह बेहतर नहीं है कि ये एक दूसरा मुआहदा करने जा रहे हैं, उसको पार्लियामेंट में लाके डिस्कस किया जाए, जिस तरह नजर गोदल ने कहा कि कोई मुज़ायका नहीं है। मैं ब्रेक पे जाऊंगा, मैं यही सवाल लेकर आपके पास आऊंगा। वेलकम बैक जी। सेनेटर अतीक साहब, क्या कहते हैं आप? देखिए डॉक्टर साहब, यहाँ पर 2 चीजें हैं। पहला जो आपने कहा, एलएनजी टर्मिनल और एलएनजी का एग्रीमेंट जो है, उसके लिए 11 मरतबा ये सेनेट में बात उठाई गई, और उस वक्त में
हमारे अब्बासी साहब जो है, खाकान अब्बासी, वो पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे, वो आए, उन्होंने आके इधर उधर की बहुत बातें की और बाद में 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म की हैसियत से भी आए, लेकिन कतई तौर पर कोई इस तरह का जवाब ना दे सका जिससे सब लोग मुतमईन होते। बात ये हो रही है कि इसमें कौन इनकार कर सकता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट जो है हमारी, उसकी बालादस्ती को हमने कायम रखना है। आप यहां बात कर रहे हैं एग्रीमेंट की, सर एग्रीमेंट का कहा गया है और आएगा IMF का एग्रीमेंट, लेकिन कब? होने के बाद एग्रीमेंट आने का क्या मकसद है? देखिए, पॉइंट इज दिस कि अगर वो पहले आता है, उस पर डिस्कशन होती है, कोई कलेक्टिव विजन के तहत कोई बात सामने आती है, तो डेफिनेटली हम उसको बेहतर तरीके से कर सकेंगे। अब आ जाते हैं सर, ये जो एग्रीमेंट होने जा रहा है, मैं वाजे कर दूं माजरत के साथ, मेरे लिए भाई हमारे जो है अपना, इन्होंने ये गोंदल साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है। अभी इन्होंने कहा कि IMF जो है वो क्या कह रही है या IMF के एग्रीमेंट में क्या हो रहा है, उसमें इन्होंने कहा लाइन लॉसेस, बिजली की चोरी, टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए। सर ये बहुत सेकेंडरी बातें हैं, मैं आपके सामने लाता हूं जो असल 3 चीजें हैं जो काबिल गौर हैं, जिससे यकीन करिएगा आइंदा से चंद हफ्तों के बाद इतनी बड़ी महंगाई का दौर आएगा कि कोई भी उससे मजीद नहीं बच सकेगा। और आज अवाम में कतई तौर पर उसकी सकत नहीं है कि वो मजीद महंगाई बर्दाश्त कर सके। सर सबसे पहली डिमांड जो IMF की है, जिसको हम कतई एक हद तक मान चुके हैं, वो ये है कि इंटर बैंक में डॉलर जो है उसको फ्री कर दिया जाए। जब हम इंटर बैंक में, अभी उसके ऊपर एक कंट्रोल है स्टेट बैंक का कि जब भी इंटर बैंक में ट्रेड होती है वो डिमांड एंड सप्लाई पर नहीं होती, उसको रखा जाता है, कंसल्ट किया जाता है, मिनट बाय मिनट जो है वो मॉनिटर कर रहा है। उसके बाद ये हाल है कि हमको 30-32% चंद माह के अंदर ही हम अपना करेंसी डिवैल्यू कर चुके हैं। आगे कितना होगा अल्लाह जानता है। दूसरी बात सर ये आता है कि गैस और बिजली पर जिस तरह के हमने जो रेट हैं उनको बढ़ाना है, क्या पिछले 8 महीने में और 2 सालों में गैस और बिजली के रेट नहीं बढ़े? हर घर की, हर फैक्ट्री की, हर कारोबार का यह मसला है। उससे आगे सर सबसे बड़ी चीज जो यकीनन हमारे मुल्क में एक और बहुत बड़ी लहर लेकर आएगी महंगाई की, वो है तमाम सब्सिडीज, जो भी जिस तरह के रिबेट हैं उन सबको खत्म कर दिया जाएगा। और मैं यहां कहूं कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने 3 रुपए पर यूनिट इंडस्ट्री की सर्वाइवल के लिए रिबेट दिया था। इसका मतलब है कि वो रिबेट खत्म हो जाएगा 3 रुपए पर यूनिट। इसलिए सर इन चीजों को देखते हुए हमें यह कहना कि यह कोई आसान सी चीज है कतई नहीं है। आखिर में एक बार फिर कहूंगा, यह अगर पहले आता है पार्लियामेंट में तो जरूर नेशनल असेंबली में भी, सेनेट में भी इसके ऊपर एक हेल्दी डिबेट होगी। और यह भी मानने की बात है, कोई इनकार नहीं कर सकता कि क्या हमारी यह जरूरत है, हमारी यह मजबूरी है। डॉक्टर साहब आखिरी जुमला कहूंगा, इस वक्त में जो सबसे बड़ी चीज है जो हम देख रहे हैं वो ये है कि सर हुकूमत की रेट को बढ़ाना है और गवर्नेंस को बेहतर करना है। हमें गवर्नेंस जो है वो डिलीवरी नजर नहीं आ रही। इसीलिए आज जो है 22 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और जो स्पेशल एडवाइजर हैं वो रखे गए हैं, जो सर सॉरी पार्लियामानी सेक्रेटरी, जो स्पेशल एडवाइजर और स्पेशल असिस्टेंट्स जो रखे गए हैं वो 22 हैं। और वो हैं कि जिन्होंने कतई तौर पर ओथ नहीं लिया हुआ है। अब यह भी देखना है कि क्या जिस तरह अभी आपने कहा CPAC वाली चीजें जो हैं उनके सामने जाएंगी या नहीं जाएंगी। जी प्लीज। ठीक है सर, मैं आगे चल के आपसे इस इशू पे बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही अगला मेरा इशू है। दुरानी साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। आज पार्लिमानी पार्टी जो PTI की थी उसमें शदीद एतराज़ात आए हैं सर रुकने पार्लियामेंट की तरफ से, अवामी नुमाइंदों की तरफ से, कि ये जो आपने काबीना में लोगों को रखा है ये वो लोग जो हैं वो गैर मुंतखब लोग हैं। बड़ी शदीद रिएक्शन आया है सर, क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? डॉक्टर साहब, ये जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है ये पहली बात तो है काफ़ी दिनों बाद हुआ, और जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं वो अमूमन बहुत ज़्यादा बोला करते हैं। अभी तो वो इस मीटिंग में भी बोले हैं लेकिन वो कम बोले हैं, हमने बहुत से ऐसे इजलास देखे हैं। जहाँ तक सवाल है डॉक्टर साहब इसके अंदर गैर मुंतखब लोगों के रखने का और उनके ऊपर एतराज़ उठाने का, मैं समझता हूँ एतराज़ गैर मुंतखब और मुंतखब से ज़्यादा
टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एंड टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और टोटल नंबर ऑफ एडवाइजर्स पे होना चाहिए कि आपका एक ऐसा मुल्क जो 82% बजट नॉन डेवलपमेंटल मद में खर्च कर रहा हो, जिसकी गवर्नेंस की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो, 18वीं तरमीम आ चुकी हो और उसके बाद जो है वुज़रा और उसके साथ छोटे वुज़रा और उसके साथ पार्लिमानी सेक्रेटरियों की और एडवाइज़र्स की एक फ़ौज ज़फ़र मौज हो, तो इसके ऊपर उन्हें एतराज़ उठाना चाहिए, ना इसके ऊपर के जी कोई टेक्नोक्रेट क्यों रख लिया, हम में से कोई क्यों नहीं रखा। इस वक्त आपकी पार्लियामेंट आइन के तहत तो चलती नहीं है, आपकी पार्लियामेंट तो जो पार्लियामेंट में अक्सरियत रखने वाली पार्टी हो या ख़ानदान हो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलती। आप मुझे एक फ़ैसला बता दें जिसमें के पार्लिमानी जो पार्टी है या पार्लिमानी हुक्मरान पार्टी की राय से हटते हुए कभी कोई वोट डाल सका हो या बात की। और अज़हर रब्बानी साहब रो पड़े थे और उन्होंने वोट वहीं दिया था जहां उन्होंने जरदारी साहब ने कहा था। तो बात सर ये है कि इस वक्त आपकी पार्लियामेंट जो है वो आइन के तहत नहीं चलती, वो अक्सरियती पार्टी की लीडरशिप की हिदायत के मुताबिक चलती है। आप जितनी मर्जी चीज़ें उसमें ले आएँ, वो पब्लिक के सामने तो आ जाएंगी, आपके होते हुए वो वैसे भी नहीं छुपती, वैसे भी पब्लिक के सामने आ जाती हैं, लेकिन पब्लिक बेचारी कर क्या सकती है। तो इस लिहाज से मैं जो कह रहा हूँ, अभी वकास मेरे भाई हैं और बड़े मुअज़्ज़िज़ हमारे लीडर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बड़ा सही कहा कि यार आप क्या लूट का माल वापस लाने की बात कर रहे हैं, जो लूटने वाले हैं वही तो हुक्मरान है, तो उनसे आप क्या माल वापस निकालेंगे, अब तो उसकी फिक्र करें जो बाकी मांदा पड़ा हुआ है। तो मेरा इस वक्त ये ख्याल है कि ये जिस नहज पे इस वक्त हालात चल रहे हैं, उस नहज को देखते हुए हमें आइंदा के लिए अपनी मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ ऐसे इकदाम अगर ये हुकूमत उठा लेगी जो कि दिल से हम चाहते हैं उठाए, तो बेहतरी आ जाएगी। अगर नहीं उठाएगी फिर है ये गुंबद की सदा, जैसी कहे वैसी सुने। ठीक है सर, मैं आता हूं जनाब शेख वकास अकरम की तरफ। शेख वकास अकरम साहब, आज पार्लिमानी पार्टी के एतराज़ पर यह एहसास बिल्कुल सामने आ गया कि इमरान खान साहब जो फैसला करते हैं ना वो पार्लिमानी कमेटी में डिस्कस होता है, ना उनकी अपनी पार्टी में डिस्कस होता है। वो जो फैसला करते हैं एक या दो चार लोग या डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर जिनके बारे में कहा जाता है उनसे मशवरा करके कर देते हैं। क्या समझते हैं सर, ये एतराज़ात जो आज आए हैं, ये एक पीटीआई के अंदर जो सियासी सोच होनी चाहिए लीडर में भी कि वो एक सियासी शऊर के तहत चले, बज़ाहिर तो बादशाहत नज़र आ रही है, खान साहब जो चाहते हैं वही कर देते हैं सर। देखें डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे लिए तो कोई अचंभे की नई बात नहीं है। जितनी भी हुकूमतें और जितनी भी मुख्तलिफ पार्टियाँ आज से पहले हुकूमत में रही हैं, उनके कायदीन इसी तरह करते रहे हैं और यही प्रैक्टिस रही है। हमें शायद इमरान खान साहब की पार्टी के हवाले से ये बात जो है थोड़ी सी अजीब लगती है, क्योंकि अभी 9 महीने पहले तक इलेक्शन कैंपेन के अंदर ये जो उससे पहले 3-4 साल नैरेटिव बिल्ड करते रहे हैं, उस हवाले से इन्होंने चेंज को सेल किया है। मगर आज जो पार्लिमानी पार्टी की सूरत हाल आप बता रहे हैं, वो तो कोई चेंज नहीं है। माजी में भी ऐसा होता रहा है और अब भी ऐसा हो रहा है। अब जहाँ इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड की जो बहस है, मैं समझता हूँ वो भी गैर ज़रूरी इसलिए है कि पार्लिमानी सेक्रेटरी तो होने ही होने हैं, जितने महकमे हैं उसने लिएज करना है बिटवीन पार्लियामेंट एंड द डिपार्टमेंट, वो तो वहाँ पे हैं। हाँ, अब कितने फालतू डिपार्टमेंट्स और फालतू मिनिस्ट्रियाँ बनाई गई हैं, बिल्कुल ये एक सवालिया निशान है कि किसकी ज़रूरत थी। कहाँ एक मिनिस्ट्री की 3-3 मिनिस्ट्रियाँ बना दी गई हैं लोग एडजस्ट करने के लिए, वो दैट इज़ टोटली अनफेयर। अब उससे आगे जो दुरानी साहब ने बात की, मैं उससे थोड़ा सा आगे चला जाऊँगा। उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, मैं ये समझता हूँ कि नंबर ऑफ मिनिस्टर से भी आगे देखना ये चाहिए कि कौन अहल है और कौन नहीं है। अगर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं और वो डिलीवर करना चाहते हैं, तो आइन में भी उनको 5 इस किस्म के मशीर रखने की इजाज़त है, जो कि नॉन इलेक्टेड हो सकते हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स हो सकते हैं, ये उनको आइन इजाज़त देता है, उस पर हमें कोई इतराज़ नहीं है। मगर वो अहल कितने हैं? अब ये जो हमारे इलेक्टेड भाई हैं, ऑब्वियसली हम इलेक्शन लड़ते रहे हैं, यहाँ बैठे हैं गोंदल साहब इलेक्शन लड़ते रहे हैं, दुरानी साहब ने भी इलेक्शन लड़ा। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो हमारे बकाया इलेक्टेड मेंबरान पीटीआई में हमारे भाई बैठे हैं, वो बहसीयत एमएनए उनकी क्या प्रोग्रेस है? बहसीयत एमएनए वो असेंबली के अंदर 9 महीनों में कितने मामलात पे गुफ्तगू कर चुके हैं, और कितने हैं जो गुफ्तगू कर चुके हैं? ये तो एक बन गई है, रवायत बन गई है, वो जी नॉन इलेक्टेड है,
ओ भाई तुसी इलेक्टेड हो, व्हाट हैव यू डन जी 9 महीने में आपने किस इशू के ऊपर क्या गुफ्तगू की है? That's correct. सो दिस इज अबाउट हु इज एबल एंड हु इज नॉट एबल, कौन काबिल है और कौन अहल और ना अहल की बहस है, नंबर की भी बहस नहीं है, टेक्नोक्रेट की भी बहस नहीं है। प्राइम मिनिस्टर एट द एंड ऑफ द डे हैज टू डिलीवर, और वो किसी नालायक टीम के साथ डिलीवर नहीं कर सकता। मैं ये समझता हूं कि इमरान खान पे 9 महीने के सारे एतराज एक तरफ, अब 2-4 महीने लोगों को महंगाई का एतराज तो होगा, अगर आप चूंटी काटेंगे चीखें तो लोग निकालेंगे, मगर इफ ही इज चेंजिंग हिज टीम, लेट हिम डू दिट, लेट हिम डू दिस। उसको इतना सा हमें वो मार्जिन देना चाहिए। हम पहले कहते थे इस टीम के साथ नहीं, जो अब वो टीम चेंज कर रहा है, लेट हिम सी। बट साथ साथ उनको ये कि जो आप ये जो महंगाई वाली चूंटियां काटेंगे, लोग बिल बिलाएंगे, आपके लिए मसाइल बनेंगे। आपकी खुशकिस्मती है मेरे जो तब्दीली वाले दोस्त यहाँ पे बैठे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और आप एक पेज पे हैं, मगर कब तक उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी फैमिलीज हैं, कब तक दे कवर यू अप? सही बात सर, बहुत अच्छी। सर मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा। नजर गोंदल साहब, जो इन्होंने वकास अकरम साहब ने आखिरी जुमले कहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कहे हैं, उस पर जरूर कमेंट दीजिएगा। और एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, फिर वापस आता हूं अपने दोनों मेहमानों की तरफ। वेलकम बैक जी। नजर गोंदल साहब, आप जवाब दीजिए ये जो नॉन इलेक्टेड मेंबरान है इसके ऊपर। लेकिन एक छोटा सा सवाल यहाँ पर रख देता हूँ कि इमरान खान साहब गुड गवर्नेंस की बहुत बात करते हैं, लेकिन सर जिन लोगों को पुअर परफॉर्मेंस पे 9 महीने की पुअर परफॉर्मेंस पे निकाला, उनको दूसरी मिनिस्ट्री दे दी ताकि उस मिनिस्ट्री को भी तबाह करें वो। जी नजर गोंदल साहब क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि 2-3 मिनट में दे दें। बहुत बातें हुई, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई और बड़ा आपका पैनल माशाल्लाह। जहाँ तक पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी तो उसमें ये बहस मुझे कोई गैर मुनासिब सी लगती है कि पार्लिमानी सेक्रेटरीज कितने हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन कितने हैं। ये एक एक्सरसाइज है, एक प्रोसेस है और आईनी है। आइन के मुताबिक स्पेशल असिस्टेंट भी होते हैं, एडवाइज़र भी होते हैं, टेक्नोक्रेट्स को भी लाते हैं। मतलब मकसद मेरा कहने का, ये बहस मेरे नज़दीक ये ठीक कहते होंगे, लेकिन मेरे नज़दीक अगर जब तक आप पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रह कर हुकूमत करते हैं तो ये सब कुछ होगा। मसला अब सिर्फ ये है कि मौजूदा हुकूमत में, मैं सिर्फ इमरान खान की बात करूँगा कि इससे पहले शौकत अजीज़ से लेकर आखिर तक सारे लोगों, उससे आगे थोड़ा सा भी जाएँ तो कोई हर्ज नहीं है, किसी न किसी का कोई ना कोई अपना ज़ाती एजेंडा होता है। किसी का फाइनेंशियल एजेंडा है, कोई शोहरत हासिल करने के लिए कर रहा है, किसी के बाहर इन्वेस्टमेंट है, कोई अपने उसके मफादात कहीं दूसरे मुल्कों में। इमरान खान के बारे में कोई इसका बड़े से बड़ा मुखालिफ ये नहीं कह सकता कि खान साहब का कोई ज़ाती एजेंडा है। अगर कोई एजेंडा है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। वो अपनी ज़ात के लिए ना किसी फाइनेंस में इन्वॉल्व है, अपनी ज़ात की और शोहरत की उनको ज़रूरत नहीं है। वो उनका सिर्फ और सिर्फ वो गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, वो एंटी करप्शन बात करते हैं और मुल्क की में बेहतरी लाने के लिए बात करते हैं। और जो हालात उनको मिले हैं उन हालात में रहकर वो सब कुछ करना चाहते हैं। और अगर डिलीवर नहीं जिन लोगों ने किया, उनमें सारे ऐसे तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें कोई मेरा ख्याल में वो डिबेटेबल हैं, लेकिन अगर वो नई टीम चेंज की है उन्होंने, तो इसका मकसद और मैसेज क्या है कि जो लोग डिलीवर कर रहे हैं हम उनको मज़ीद आजमाना चाहते हैं, जो नहीं कर सकते उनको कोई और असाइनमेंट देंगे। तो ये सारा सिलसिला और ये सारी एक्सरसाइज मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स खाम हमारी पार्टी का हो या कोई और हो, खान साहब की नीयत पे शक नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसके एजेंडे में ये शामिल है, उसको इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए वो सब कुछ कर गुजरेगा और पाकिस्तान यकीनन तरक्की करेगा और जो उसका एजेंडा है और जो उसका मंशूर है वो इम्प्लीमेंट होगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मैं आता हूं जनाब अतीक साहब की तरफ। अतीक साहब, आप तो इत्तेहादी भी हैं, तो सर मुझे लगता ये है जिस तरह पार्लिमानी आज जबरदस्त रिएक्शन आया है
और इस तरह इनके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी रिएक्शन आया था, क्योंकि इमरान खान जो फैसले कर रहे हैं वो ना अपनी पार्टी से पूछते हैं, ना वो पार्लियामान के रुकने पार्लियामेंट से डिस्कस करते हैं, जो नज़र आ गया, ना वो पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, ना वो अपनी इत्तेहादियों से डिस्कस करते हैं। हुकूमत में आप भी शामिल है, क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, मैं तो इस हद तक कहूँगा कि जी जहाँ तक हमारे इत्तेहादी होने का ताल्लुक है, और बिलखुसूस हमारे दो वज़ीर जिसमें एक लॉ मिनिस्टर हैं और एक आईटी मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर से तो बहुत सी चीज़ें जो उनसे रिलेटेड हैं वो ज़रूर डिस्कस की जाती हैं, जनरल हालात भी डिस्कस किए जाते हैं। बाकी ये प्रोग्रेटिव है जी प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर जब मुनासिब समझें, जिस तरह का डिसीजन लेना चाहें, जो फैसला करना चाहें वो कर लें। मैं यहाँ एक बात और डॉक्टर साहब करना चाहूँगा, ये जो बार बार कहा जा रहा है इलेक्टेड, नॉन इलेक्टेड और उसके साथ टेक्नोक्रेट्स, ठीक है, एक हद तक ये कानून के मुताबिक है, लेकिन उसमें लिमिटेशंस भी हैं, उसमें बताया हुआ भी है कि नंबर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, कतई तौर पर जो सबसे बड़ा मसला है वो है डिलीवरी का। बिलखसूस जब हम पार्लियामेंट के अंदर की बात करते हैं तो देखना यह है कि कितने पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो सही मानों में लेजिस्लेशन को प्रायोरिटी देते हैं। माजरत के साथ मैं जब बहुत से दोस्तों पर देखता हूं तो हमारे 70-80% पार्लियामेंटेरियन ऐसे हैं जो दो टेन्योर गुजारते हैं और एक अमेंडमेंट बिल नहीं लेकर आ सकते। वो कतई तौर पर जो हाउस बिजनेस है उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। ये बिल्कुल अभी मेरे भाई ने बड़ा अच्छी बात की, गोंदल साहब ने, कि प्रायोरिटीज होती हैं डेफिनेटली, किसी को शौहरत की बात है, किसी को, लेकिन जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन वो है आप पार्लियामेंट बिजनेस को कैसे लेकर चलते हैं। हमारे कितने लोग हैं जिनका मंथ्स एंड मंथ्स जो हमारे सेशंस होते जाते हैं, कभी एजेंडे पर नाम नहीं आता। वजह क्या है कि वो कतई तौर पर इन चीजों को प्रायोरिटी देते ही नहीं है। सबसे बड़ी जो जरूरत है इस वक्त हुकूमत के लिए भी कि पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, जो अभी आपने गवर्नेंस की बात की, उसमें डिलीवरी को सामने रखा जाए कि किस तरह से कौन किस एंगल को देखता है, कौन कितना डिलीवर कर रहा है, कौन खान साहब के मिशन के मुताबिक, उनके विजन के मुताबिक, उनकी अपनी जो ख्वाहिशात हैं और वो मंशूर जो पीटीआई ने दिया था उसके मुताबिक आगे चलता है। जब तक ये काम नहीं होंगे मैं नहीं समझता। अब आखिरी बात मैं ये करूंगा डॉक्टर साहब कि परसों मेरे 6 मई को 4 बिल पार्लियामेंट में आए, सेनेट में, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 3 जो हैं वो यूनानिमसली एक्सेप्ट हुए। एक सिर्फ इसलिए कि गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये बिल पहले ही लेकर आ चुके हैं। उसमें मैं सिर्फ आपकी नजर में जो आपके सामने लाना चाहता हूं, 1861 का जो कानून है उसको बदलने की बात आज की जा रही है। जिस वक्त में लॉ मिनिस्टर साहब आए थे, 1860 का सर, 1860 का कानून है पीनल कोड, इसके बारे में बात हो रही है जी, 1860 का सर। और दूसरा कानून जो हमारा ये अपना चेक से रिलेटेड, पूरे मुल्क में इस वक्त कारोबारी तबके को परेशानी है, वो चेक से रिलेटेड है सर। उसके मुताबिक उसका जो है वो इससे भी पुराना कानून है। तो मेरा मतलब ये है कि जब हम ये 1881 का द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881, मतलब है माजरत के साथ सर, हम वी बीइंग द लेजिस्लेटर वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जैसा ठीक है, आप कह रहे हैं कि कामयाबी से लाया जा रहा है, आप कह रहे हैं, आप कहते हैं कामयाबी से लाया जा रहा है। लॉ मिनिस्टर कहते हैं मेरे पास सारे के सारे सिविल प्रोसीजर कोड 1898, 1905 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, बिल्कुल दुरुस्त बने हुए हैं, पाकिस्तान पुलिस रूल, कानून शहादत 1925, ये सब नहीं लाया जा रहा है। अपोजिशन सपोर्ट नहीं कर रही है, पार्लियामेंट हंगामा हो रहा है, हुकूमत का रवैया खुद अपोजिशन वाला है। बहरहाल ये एक अलग बहस है, जरूर बात करेंगे। लेकिन एक बात कहता हुआ अपने प्रोग्राम को एंड करूंगा कि बिलावल भुट्टो साहब क्या कह रहे हैं, ये मत देखिए कि बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने बात बहुत सही कही है कि IMF के जो भी एग्रीमेंट है उसको पार्लियामेंट में जो सबसे सुप्रीम है वहां डिस्कस होना चाहिए। तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।